बहुत पुराने समय की बात है। राजस्थान के उदयपुर में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव में पानी की बड़ी किल्लत थी। उस गांव में माया अपने पति रवि के साथ रहती थी। रवि मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक रोज रवि उदास मन लेकर घर लौटा तो देखा कि माया अपने 2 महीने के बच्चे के साथ खेल रही थी। अरे आ गए आप? हाँ माया, आ गया हूँ। अले मेला बच्चा मम्मा के साथ खेल रहा है। रवि ने माया की गोद से बच्चे को उठा लिया और उसके साथ खेलने लगा। लेकिन माया को समझ आ गया था कि रवि का मन कुछ उदास है। क्या हुआ रवि, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माया, हम गरीबों की जिंदगी में साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही खुशियां आती हैं। बाकी पूरी जिंदगी तो हम लोग दुखी ही रहते हैं। अरे ऐसा क्यों बोलते हैं आप? हर किसी का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माया, जहाँ मैं काम करता था वो काम भी बंद हो गया। अब फिर से काम ढूंढना पड़ेगा। मैंने सोचा था जब तक मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा होगा फिर मैं उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और उसे बड़ा आदमी बनाऊंगा। आप अभी से इतना परेशान मत होइए। अभी हमारा बच्चा बहुत छोटा है, तब तक कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अरे शालिनी, तू अचानक? आओ आओ, अंदर आओ। विनोद जी, आप भी अंदर आइए, शर्मा क्यों रहे? अरे मैं क्यों शर्माऊंगा साली साहिबा। माया की बहन शालिनी और उसका पति विनोद घर के अंदर आ गए। वो लोग रवि से बातचीत करने लगे। तब तक माया सबके लिए चाय नाश्ता बना कर ले आई। शालिनी का पति अमीर था। वो माया और रवि की तरह गरीब नहीं थे। माया, मैं तेरे बच्चे के लिए ढेर सारे कपड़े, चॉकलेट्स और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे शालिनी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं तेरे लिए नहीं लाई हूँ, इस बच्चे के लिए लाई हूँ। वैसे शालिनी, अचानक कैसे आना हुआ? मुझे लगता है शालिनी को बताते हुए शर्म आ रही है। मैं ही बता देता हूँ। अब कहानी कुछ समय पहले फ्लैशबैक में चली गई, जहाँ पर शालिनी अपने आलीशान घर में बैठकर अपने पति विनोद से बात कर रही थी। विनोद, मैं माया से 3 साल बड़ी हूँ। हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारी एक भी औलाद नहीं हुई। उसकी 1 साल में ही हो गई। अब कर भी क्या सकते हैं शालिनी? लेकिन अब तो डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। हम अपनी पूरी जिंदगी बिना औलाद के कैसे जी पाएंगे? अगर कहो तो बताओ। हाँ हाँ बताओ, मुझसे परमिशन लेने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम माया के बच्चे को गोद ले ले। हमारे पास बहुत पैसा है। हम उसके बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी जगह रखेंगे, अच्छे से पालेंगे। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन क्या माया मानेगी? अरे मानेगी क्यों नहीं? पैसों में बड़ी ताकत होती है। उसे हम लालच देंगे ना कि हम उसके बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, करोड़ों रुपए उस पर खर्च करेंगे। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी चलते हैं। रास्ते में उसके बच्चे के लिए ढेर सारे गिफ्ट भी ले लेंगे, तो वो जरूर मान जाएगी। अब कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आ गई। माया अपने बच्चे को गोद में लेकर शालिनी की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। माया, तो कितनी मतलबी निकली। जरा सोच, हम तेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहनाएंगे, अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, तो जरा सोच, बड़ा होकर क्या हीरा बन जाएगा तेरा बेटा। शालिनी, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। तूने ये कैसे सोच लिया कि पैसों के लालच में मैं तुझे अपना बेटा दे दूंगी? प्यार और ममता की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं होती। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है माया। अगर तूने हमें अपना बच्चा गोद नहीं दिया तो हम आज के बाद तेरी कोई मदद नहीं करेंगे। तो हर बार मुझसे पैसों की मदद मांगती थी ना, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगी। इससे पहले कि माया कुछ बोल पाती, उसका पति रवि बोला। देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था कि माया आप लोगों से पैसे की मदद मांगती थी। हम अपने बच्चे को नहीं दे सकते। हमसे जितना हो पाएगा उतना हम अपने बच्चे के लिए करेंगे। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। शालिनी, चलो यहाँ से। इन गरीब लोगों को बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता। इतने में शालिनी ने गुस्से में माया की गोद से उसका बच्चा छीना और वहाँ से भागने लगी। पीछे पीछे विनोद भी भागने लगा। उसने जल्दी से अपनी कार स्टार्ट की और बच्चे को लेकर वहाँ से भाग गए। माया और रवि बहुत परेशान हो गए। रवि, हमारा बच्चा लेकर भाग गए वो लोग। रवि, हमारे बच्चे को बचाओ, उसे जल्दी से लेकर आओ मेरे पास, वरना मैं मर जाऊंगी। वो तुम्हारी बहन है, कोई किडनैपर नहीं है। मैं शाम को जाऊंगा, अपने बच्चों को लेकर आऊंगा। माया अपने बच्चे की याद में रोने लगी। वो एक पल के लिए भी अपने बच्चे को अपनी पलकों के सामने से नहीं हटाती थी। खैर, शाम को रवि विनोद के घर के बाहर पहुंचा। उसका घर बहुत आलीशान था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे। जैसे रवि घर के अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। ओए भिखारी, कहाँ घुसा जा रहा है? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरे बहनोई का घर है, मुझे जाने दीजिए। हाँ हाँ पता है, उन दोनों ने ही मना किया था कि तुम्हें अंदर न आने दें। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जिद करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। रवि की आवाज सुनकर उसका बच्चा घर के अंदर जोर जोर से रोने लगा। वो शायद अपने पिता की आवाज पहचान गया था। रवि ने भी उसकी आवाज सुन ली। मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे अंदर जाने दो। मैं आ रहा हूँ मेरे बेटे, फिक्र मत कर, तेरा बाप आ गया है। जब रवि ज्यादा जिद करने लगा तब सिक्योरिटी गार्ड वालों ने उसे बहुत मारा। रवि को बहुत चोट आ गई।
और वो घर लौट आया। माया उसे देखकर गुस्से से लाल हो गई। ऐसी बहन होने से तो अच्छा 1 करोड़ दुश्मन पाल लो। देखो क्या हालत कर दी आपकी उन लोगों ने। कोई बहन ऐसा करती है क्या? आप यहीं आराम करो, मैं अभी जाती हूँ, अपने बच्चे को लेकर आती हूँ, देखती हूँ मुझे कौन हाथ लगाता है। माया पैदल ही दौड़ते दौड़ते शालिनी के बंगले के बाहर पहुंच गई। गार्ड उसे पहचान गया। इससे पहले कि गार्ड उसे रोकता, माया बोली, अगर एक औरत को तुमने हाथ लगाने की भी कोशिश की तो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहोगे। ऐसी धाराएं लगा दूंगी। मुझे छूने की कोशिश मत करना। मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, किसी दूसरे के घर नहीं। सिक्योरिटी गार्ड्स माया को देखकर डर गए और उसे घर के अंदर जाने दिया। माया सीधे अपने बच्चे की आवाज सुनकर उसके कमरे में पहुंच गई और बच्चे को उठाकर वहां से जाने लगी। पर तभी वहां पर विनोद और शालिनी आ गए। इतने में माया ने किचन से कुछ बर्तन उठाए और फेंक फेंक कर शालिनी और विनोद की खोपड़ी तोड़ दी। रुक जा शालिनी, रुक जा, अभी वो बहुत गुस्से में लग रही है। मेरी तरफ अगर बढ़ने की कोशिश भी की तो या तो मैं अपने बच्चे के साथ खुद मर जाऊंगी या तुम दोनों को मार डालूंगी यहीं पर। अभी तक तुम लोगों ने मेरी ममता देखी है, नफरत नहीं। माया अपने बच्चे को लेकर अपनी झोपड़ी में वापस आ गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसा कर सकती है। अमीर परिवार में शादी क्या हो गई, पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगी। ऐसे ही दिन बीतते गए। 3 साल रवि ने खूब मेहनत की। उसने अपने बच्चे का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। रवि, हमारा बेटा स्कूल चला जाता है, मैं घर में अकेली रह जाती हूँ। मैं घर के बाहर चाय और पकौड़ी बनाकर बेचती हूँ, जिससे कमाई भी हो जाएगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। वैसे तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर तुम्हारा काम चल गया तो मैं भी यही काम करने लगूंगा और हम दोनों मिलकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ एक काम और करेंगे। हमारे राजस्थान में लोगों को पानी की बड़ी समस्या है। जो लोग बाहर से घूमने आते हैं उन्हें भी यहाँ रेगिस्तान में पानी की समस्या होती है। तो हम लोग मुफ्त में उन लोगों को पानी पिलाएंगे। पानी पीने के बहाने वो लोग कुछ न कुछ तो खाएंगे ही। बिल्कुल सही कहा आपने। अगले दिन से माया ने घर के बाहर चाय पकौड़ी बेचना शुरू कर दिया और मुसाफिरों को मुफ्त में पानी पिलाना भी शुरू कर दिया। इस वजह से लोग अब उसकी दुकान पर खूब आने लगे और सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर भीड़ ही लगी रहती थी। माया के हाथों से बने पकौड़े खाकर लोगों का मन तृप्त हो जाता था। जब उसकी दुकान खूब चलने लगी तो रवि ने भी दूसरे की नौकरी करना छोड़ खुद ही घर के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोल लिया, जिसमें वो लोगों को 50 रुपए में भरपेट खाना खिलाने लगा। ऐसे करते करते 12 साल बीत गए और उनका बेटा नीरज अब बड़ा हो गया। एक दिन वो बहुत खुशी खुशी अपने घर लौटा। माँ, पापा, मैंने इंटर के एग्जाम में टॉप किया है। मुझे बहुत बड़े कॉलेज की तरफ से एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है। मैं उस कॉलेज से कोई भी डिग्री मुफ्त में कर सकता हूँ। देखा माया, मैंने कहा था ना कि हमारा बेटा एक दिन हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। पापा, मैं MBA करूंगा और आपके बिजनेस को बहुत बड़ा बनाऊंगा। नीरज ने MBA करने के बाद अपने माँ बाप का बिजनेस बढ़ाया और सिर्फ 5 साल के अंदर वो बहुत बड़े होटल का मालिक बन गया। माया की बहन उसके पास आई और दोनों ने माया और उसके पति से माफी मांग ली। अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पायल जहाँ सांवले रंग की थी तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें जवान हुईं। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई। पायल ढेरों अरमान मन में संजोए अपने ससुराल आई, लेकिन ईंट गारे से बना ढांचा ही अब उसका घर था। ये देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पायल बाजार में सब्जी लेने पैदल जा रही थी तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बहन अनुष्का की नजर उस पर गई। वो गाड़ी से उतरकर बोली, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी अनुष्का। खैर ये बता तू कैसी है और यहाँ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो विनय ने खरीद ली है। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विनय के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई तो सोचा आपसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम अमीर लोगों के पास ये सब सब्जी वब्जी लेने का टाइम ही नहीं होता ना। ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मजे में हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी गाँव, वहीं बस्ती में मेरा घर है। अच्छा खैर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज पायल अपने पति उमेश से बोली, सुनिए जी, अपने घर में ना प्लास्टर करवा लो, दीवार की दरारों से मच्छर घुस आते हैं। बस कुछ दिन और गुजारा कर लो। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ,
भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनुष्का पायल के घर आई, शॉर्ट ड्रेस, आंखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आस पड़ोस के लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे अनुष्का, तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करे दीदी, अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा, अब क्या यहाँ दरवाजे पर ही बातें करोगी? चलो अब मुझे अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महल को। अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी ईंट की चार दीवारी को ही देखती रह जाती है। फिर पायल के हाथों में तरह तरह के मिठाइयों के डिब्बे और ढेर सारे गिफ्ट देती है। फिर कुछ देर बाद पायल पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी, कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी सांस फूली हुई है। गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ। सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, वैसे यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो मैंने सुबह लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही। यू गोबर, छी! मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा, मैं चलती हूँ। अनुष्का, तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। चाय? अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं, रहने दो दीदी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ केसर पिस्ते वाले दूध ही पीती हूँ। अच्छा, मैं आपको ना, मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है, उसका इनविटेशन देने आई थी, आपको आना है। ओके, इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पायल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था। अब वो परेशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को उमेश घर आया तो वो बोला, पायल, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है, और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए। पायल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहाँ क्या लेकर जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बेहद पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है। उसकी ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गई। पायल ने अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गई। ओफो दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों के घर कैसे बनकर जाना चाहिए। अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है। तभी वहाँ अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आटे के लड्डू बनाकर लेकर आई थी। पहले बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ। जाओ यहाँ से। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की? अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विनय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते, इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल से कहते हैं, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए, लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विनय और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती? नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए, इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक फैसला लिया। पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनय से जाकर कहने लगी, विनय, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुष्का को यही कहना कि ये उसी का बेटा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। अनुष्का होश में आ चुकी थी, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वो हाथ जोड़कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी,
मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए मां बनने के सुख से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिए। Thanks for watching.